हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप 80 और 90 के दशक में रहने वाले इंसान हैं तो आपने सुना होगा कि दूरदर्शन पर एक एडवर्टीज़मेंट आता था कि सौर मंडल में टिम टिम करते तारे अनेक हैं। एकदम कोरी बकवास है, क्योंकि सौर मंडल में सिर्फ एक ही तारा है जिसे सूर्य कहते हैं। आइए सूर्य की बात करते हैं। आज बात करेंगे आपके साथ सौर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की। तो सौर मंडल में सिर्फ कितना तारा है? एक ही तारा है। सौर मंडल किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जी हाँ, सूर्य और उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यहाँ जहाँ तक उसका गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होगा उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। के अंदर आने वाले तत्व, सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर आने वाले तत्व, उसकी कक्षा में, सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की कक्षा में आने वाले तत्वों को ही से मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम कहते हैं। आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के यानी सौर मंडल के कितने संघटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, कितने भाग होते हैं, क्या क्या सौर मंडल के अंदर आता है, इसकी बात करते हैं। सौर मंडल के अंदर क्या क्या आता है तो बात करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौर मंडल के अंदर जब आप सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर मंडल के अंदर एक तो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। दूसरा क्या होता है? 8 ग्रह भी पाए जाते हैं इसके अंदर। 8 ग्रह। पहले नंबर का क्या होता है? सूर्य। दूसरे नंबर पर इसके अंदर 8 ग्रह पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह। एक सूर्य हुआ, 8 के 8 ग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह। यहाँ क्षुद्र ग्रह की एक पट्टिका पाई जाती है, देखिएगा। और कुछ उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर ग्रह पर बात करेंगे बाद में। यहाँ अभी सूर्य की बात करेंगे केवल आज और इस अध्याय में आप मेरे साथ केवल सूर्य की बात करेंगे। 8 ग्रह और उन ग्रह के भी जो चारों ओर, जैसे आप देखिएगा शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। जो शनि है उसके सबसे, जैसे टाइटन आपने नाम सुना होगा, शनि का उपग्रह है। इसी तरह पूरे हमारे सौरमंडल में लगभग 172 उपग्रह है। कितने? 172 उपग्रह है। 172 उपग्रह और उल्कापिंड, कुछ उल्कापिंड भी है। बात करेंगे उल्कापिंड की, किसे कहते हैं? उल्कापिंड के साथ साथ आप देखिएगा इसके अंदर धूमकेतु भी पाए जाते हैं। धूमकेतु और क्या पाया जाता है इसके अंदर? धूल व गैसें पाई जाती है। धूल व गैसें पाई जाती है। सूर्य होंगे, 8 ग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे 172 लगभग, उल्कापिंड होंगे, धूमकेतु होंगे, धूल होंगे, कैसे होंगे, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी इन सभी चीज़ों से मिलकर सौरमंडल बना होता है। सौरमंडल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूर्य की कक्षा में, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले ग्रह, उपग्रह, सूर्य, 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, एक उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूल व गैसें, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद नंबर 1 हुआ हमारा इस सौरमंडल के भाग पढ़े हमने। सूर्य हुआ, 8 ग्रह हुआ, क्षुद्र ग्रह हुआ। हमारे यहाँ जो हमारा सौरमंडल है उसमें लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह है। कितने? 40,000 क्षुद्र ग्रह। 40,000 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ धूमकेतु पाए जाते हैं, कुछ धूल व गैसें पाई जाती है। इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। यानी 8 ग्रह और उनके आसपास का क्षेत्र और एक सूर्य को मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। लेकिन ग्रह अलग होते हैं, तारे अलग होते हैं। तारों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भली भांति बहुत और गहन तरीके से अध्ययन किया है। आप मेरे पिछले वाले वीडियो को तमीज़ से देखिएगा। तो आज बात करते हैं बच्चों किसकी? बात करते हैं सूर्य की। आज केवल सूर्य की बात करेंगे। इस कक्षा में आप मेरे साथ 20 मिनट लगेंगे लगभग, और इसमें केवल आज सूर्य की बात करेंगे। कल की जो कक्षा होगी उसमें आप मेरे साथ ग्रहों की बात करेंगे, वो भी तमीज़ से, अच्छे तरीके से, है ना। और पेपर में किस तरह प्रश्न पूछा जाता है, अब आप तैयार हो जाइए। लगातार क्वेश्चनों में, पीसीएस के प्रश्नों में, यूपीएससी में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। पीसीएस के प्रश्नों में लगातार यहाँ से, पीसीएस या अन्य जो एग्जाम होते हैं, अन्य एग्जाम में सबसे क्वेश्चनों की भरमार लगी रहती है। पहले आप मेरे साथ तमीज़ से समझिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे, उसके बाद मेरा यकीन माने, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद आप कोई सी भी किताब पढ़िएगा, उसके बाद आपको वो किताब अच्छे से समझ में आएगी। किसकी बात करते हैं? क्षुद्र ग्रह हो गए हमारे। चलिए तो बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के जो आप सूर्य के बाहर का जो भाग दिखाई पड़ता है, यानी आप देखिए, जब आप मेरे पास देखिए, ये देखिए डस्टर है मेरे पास। जब आप देखते हैं आपको इसका बाहर का भाग दिखाई पड़ता होगा। जब आप देख रहे हैं तो आपको उसका बाहर का भाग दिखाई पड़ता होगा। तो जो भाग दिखाई पड़ता है, इसी तरह जब आप सूर्य को देखते हैं, वैसे सूर्य को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप जब सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखते वक्त
तो आपको पता होना चाहिए जो उसका भाग दिखाई पड़ता है, ये बाहर वाला भाग, जो बाहर का भाग दिखाई पड़ता है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, उस भाग को प्रकाश मंडल, यानी जो आप ये भाग देखते हैं इस भाग को आप प्रकाश मंडल क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखाई पड़ता है उसे, या जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। चलिए क्या क्या कहते हैं उसके, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। वह भाग जो दिखाई पड़ता है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन देखिएगा जो फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल होता है उससे अनेक प्रकार की, जब सूर्य का वो भाग जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश ना, जो भी प्रकाश होता है वो ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी खतरनाक होती है, ये पृथ्वी के आयन मंडल में पहुंचती है तो संचार व्यवस्था को बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर देती है। जो संचार व्यवस्था आप देखते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलता है, आप वीडियो देख पा रहे हैं, देखिए गोला गोला किस तरह से घूमता रहता है, सर्चिंग करता रहता है, ये क्या है, ये सब संचार व्यवस्था के साधन है। एरोप्लेन, विमान जैसी सुविधाएँ इन सबको क्रैश कर सकती है इस तरह की विद्युत चुंबकीय विकिरण। चलो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम आपको पढ़ाएंगे उसे बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बात करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब विषय मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको उसमें अच्छे से बात होगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो बात कर रहे थे किसकी, विद्युत चुंबकीय विकिरण की। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की, तो यहाँ से एक अनेक प्रकार की लाइट निकलती है, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। जब जो सूर्य का फोटोस्फीयर भाग होता है जिसे आप प्रकाश मंडल भी कहते हैं, उससे क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। जब वो वह प्रकाश ना इन ग्रह की ओर बढ़ता है, इन ग्रहों की ओर बढ़ता है। आप देखिए ये आपका बुध है, शुक्र है, ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी के ये ध्रुवों पर पहुंचता है, जो प्रकाश यहाँ से निकलता है और पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंचता है, तो वो वह प्रकाश फूलझड़ी नुमा प्रकाश उत्पन्न करता है। ध्रुवों पर फूलझड़ी नुमा प्रकाश उत्पन्न दिखाई देगा। देखिए आप जब दिवाली के मौसम में जब आप फूलझड़ी जलाते हैं तो उसका जो रोशनी होती है वो किस तरह तितर बितर करके दिखाई पड़ती है। इसी तरह पृथ्वी के ध्रुवों पर जो पृथ्वी होती है आपकी, है ना, पृथ्वी, अभी मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह शेष रहे। मैंने कहा जब विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जब पृथ्वी के, ये पृथ्वी है आपकी, है ना, ये पृथ्वी है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। जब ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ध्रुवों पर पहुंचता है तो वह फूलझड़ी नुमा प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसे आप अरोरा लाइट कहते हैं, अरोरा लाइट। लेकिन देखिएगा अरोरा लाइट भी दो प्रकार की होती है। जब यह फुलझड़ी नुमा प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों या सौर ज्वाला से उत्पन्न होता है, वह जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के साथ साथ इनका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे देखिएगा जब आप उत्तरी ध्रुव पर इसे और अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, ये प्रकाश का नाम है। वो फूलझड़ी नुमा प्रकाश जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ता है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। उसके बाद देखिए जो दक्षिण ध्रुव पर दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, यानी वह प्रकाश जो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर दिखाई पड़ता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। वह प्रकाश जो वह फुलझड़ी नुमा प्रकाश जो सूर्य से उत्पन्न होता है, सूर्य के भी फोटोस्फीयर भाग से या प्रकाश मंडल भाग से, जो यहाँ से पहुँचकर यहाँ पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचता है। इस प्रकार दो प्रकार की लाइट जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसे अरोरा लाइट भी कहते हैं, संक्षेप में आप इसे अरोरा लाइट भी कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक ये काम समाप्त हुआ आपका। अब बात करते हैं किसकी, सूर्य की। सूर्य की और भी बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये आपका अर्थ है, अर्थ, और ये आपका सूर्य है। अगर आप सूर्य और अर्थ यानी पृथ्वी के बीच की औसत दूरी देखें, मैं सही दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, औसत दूरी की। औसत दूरी यानी पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक भी आ सकती है और पास भी जा सकती है, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं औसत दूरी। अगर औसत दूरी देखें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए और लिख लेने भी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट्स कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए।
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। ये पूरा जो ब्रह्मांड आप देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा सौरमंडल देखते हैं, इस सौरमंडल का जो व्यास है, व्यास किसे कहते हैं? व्यास, एक मिनट रुकिए, व्यास आपको समझाते हैं व्यास किसे कहते हैं। अगर ये वर्त है, आपने पढ़ा होगा विगत वर्ष की कक्षाओं में, है ना, यहाँ तक की दूरी, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से लेकर पूरा, ये पूरा का पूरा जो तल यहाँ तक की लंबाई है, किसी वर्त के यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है, यानी वह भुजा जो उसके केंद्र से गुजरती है, इसे व्यास कहते हैं। यानी व्यास, इतनी लंबाई वाला व्यास, ये यहाँ तक भी व्यास होता है, ये भी व्यास होता है। इसी तरह ये हमारा जो सौरमंडल है, अगर इसके केंद्र में हम सूर्य को रखें, यहाँ सूर्य रखें और इसके आसपास का जो जितना भी क्षेत्र होगा, लगभग 1200 करोड़ किलोमीटर का क्षेत्र, 1200 करोड़ किलोमीटर, 1179 करोड़ किलोमीटर तक इसका किसका, पूरे के पूरे, अगर पूरे सौरमंडल को एक गोला मान लिया जाए, पूरे सौरमंडल को अगर एक गोला मान लिया जाए, इसका व्यास लगभग, पूरा सौरमंडल का गोला इसका व्यास लगभग 1179 यानी 1179, जिसे बोलते हैं 1179 करोड़ किलोमीटर तक होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, सूर्य गति करता है क्या? हाँ, सूर्य गति करता है। सूर्य ना आकाश गंगा की दूसरी भुजा में स्थित है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। जो सूर्य है, आप सूर्य देखते हैं ना, सूर्य, ये आपका सूर्य है, सूर्य नहीं, ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा के अंदर कितनी भुजाएं होती है? 3 घूर्णन भुजाएं होती है। 3 घूर्णन भुजाओं में भी सूर्य दूसरी भुजा में स्थित होता है। लेकिन ये ना आकाश गंगा का चक्कर लगाता रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाशगंगा जब चक्कर लगाता है, इसे कई वर्ष लग जाते हैं चक्कर लगाने में, कई वर्ष, प्रकाश वर्ष लग जाते हैं आकाशगंगा का चक्कर लगाने में। लेकिन ये आकाशगंगा का चक्कर लगा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य, ये सूर्य जो आप देखते हैं, ये अपने अक्ष पर भी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऐसी वैसी स्पीड से नहीं, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, सॉरी घंटा की नहीं, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक सेकंड में 250 किलोमीटर, कितनी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी, समझे? लेकिन प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश की होती है। और भी हम सूर्य के बारे में, केवल आज सूर्य के बारे में बात करेंगे। और भी सूर्य से संबंधित मेरे पास कुछ अनेक बातें हैं। मैंने आपको बताया था जब आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई थी कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिस दुग्ध मेखला में जिस हम आकाशगंगा में रहते हैं, सूर्य उनका एक सिर्फ तारा है। और सूर्य के जो आसपास का क्षेत्र है 1179 यानी लगभग 1200 करोड़ किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सूर्य आता है, एक सूर्य तारा है, एक ही तारा है, 8 ग्रह, 40,000 क्षुद्र ग्रह, लगभग 172 उपग्रह, कुछ उल्कापिंड, धूमकेतु और धूल गैसें पाई जाती है। इन सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी। और बताओ सर। अब आपको अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सूर्य का जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, सौर ज्वाला जो पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंचती है, जो सौर ज्वाला यहाँ से निकलकर पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंचती है, फूलझड़ी नुमा जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसे अरोरा लाइट कहते हैं। अरोरा लाइट 2 प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको बताया, बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस। ये 2 प्रकार की लाइट जब ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पाई जाती है, समझे? प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य का वह भाग जो आपको दिखाई पड़ता है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। ये हमने अभी आपको पढ़ाया, अब तक पढ़ाया। चलिए आगे बात करते हैं। जो सूर्य का आप प्रकाश मंडल वाला भाग देखते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का भाग देखते हैं, उसकी सतह का जो तापमान होता है, उसकी सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। मैंने कहा अगर तापमान 60-63, इजराइल का तापमान 63 लास्ट, उससे ज़्यादा तापमान कहीं का नहीं होता, और सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पे पड़ती है। सोचिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप देखिएगा इसको, अगर आप पानी लीजिएगा, पानी लेकर अपने यहाँ चूल्हे पर रखिएगा, और वो ना पानी कुछ देर बाद जैसे जैसे उसका ताप बढ़ेगा नीचे से, तो वो पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी उबलता रहेगा तो आप कह सकते हैं उस पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पानी उबलने लगता है। अगर आपके गांव का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आपके यहाँ जो नालियों में पड़ा हुआ पानी है वो भी धीरे धीरे उबलने लगेगा, उसमें उबलने लगेगा। जब उबलने लगेगा तो आप कह सकते हैं उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। जरा अंदाज़ा लगाइए, जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फोटोस्फीयर जो सूर्य देखते हैं आप, उसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे? अच्छा सर इतना ही है क्या? नहीं है, इससे भी ज़्यादा तापमान है। 15 मिलियन, कितना? 15 मिलियन इसकी सतह का तापमान, इसके केंद्र का तापमान, सूर्य का जो आप केंद्र देखते हैं इसके तापमान
इससे भी ज़्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केंद्र का तापमान, सूर्य की केंद्र का तापमान जो है वो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। समझे? अच्छा, आप सोचते होंगे कि क्या दुनिया में एक ही सौरमंडल है क्या? नहीं, सन 2016 में एक सौरमंडल की और खोज हुई थी। किसने की थी? नासा ने। अच्छा, नासा क्या है? नासा ये बताइए सर। नासा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये है नासा, NASA। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जिस तरह भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष के बारे में खोज करना, उसके बारे में अलग अलग तथ्य लाकर देश के सामने प्रस्तुत करना, इस तरह के, इसलिए भारत की एजेंसी है जो स्पेस एजेंसी, उसको बोलते हैं इसरो। इसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसे बोलते हैं नासा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे बोलते हैं नासा। क्या बोलते हैं इसको? नासा, संयुक्त अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। इसे बोलते हैं नासा को, संयुक्त अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। ये संयुक्त अमेरिका कब बनाई गई थी? 1958 में। कब? 1958 में। याद आया तो बता दिया। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। काम क्या है? अंतरिक्ष के बारे में खोज करना। समझे? जिस तरह भारत के लिए इसरो काम करती है, इसी तरह अमेरिका के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी काम करती है, जिसे नासा कहते हैं। चलिए, ये तो एक छोटा सा फैक्ट हुआ। एक फैक्ट कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएंगे। और बताइए सर। अच्छा, अभी आपने देखा इसी केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। जो सूर्य होता है, सूर्य की जो बाहर वाली सतह होती है, जो आपको दिखाई पड़ती है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसकी सतह का तापमान, उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताइए सर, इसके बारे में फैक्ट बताइए। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सूर्य का वह भाग जहाँ से ऊष्मा निकलती है। जहाँ से ऊष्मा निकलती है तो वह भाग कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, वहाँ की ऊष्मा समाप्त होने लगती है। सूर्य का वह भाग जहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरणें या सौर ज्वालाएं निकलती है, वह भाग धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और इस ठंडे हुए भाग को आप सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक कहते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई पड़ता है, काले काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं, सौर कलंक। लेकिन सौर कलंक की जो अवधि होती है, ये इसकी 11 वर्षों के बाद इसका आकार, रूप, ये सब चीज़ें बदलती रहती है। इसकी अवधि 11 वर्ष होती है। सौर कलंक जो होता है, इसकी अवधि होती है कितनी? 11 वर्ष। कितनी होती है? 11 वर्ष। मैंने कहा सूर्य का वह भाग जहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती है, वह भाग, वहाँ की ऊष्मा समाप्त हो जाती है, वह भाग धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होने लगता है तो वहाँ क्या होता है? इस छोटे से भाग पर काले प्रकार के स्पॉट या धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें आप सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की अवधि निश्चित होती है, लगभग 11 वर्ष तक इसकी अवधि होती है सौर कलंक की। चलिए, और बताइए सर, सूर्य के बारे में और फैक्ट बताइए। अभी बात करते हैं सूर्य के बारे में, और भी बात करते हैं सूर्य के बारे में। अच्छा, सूर्य देखा है आपने? सूर्य को देखा कभी? लेंस के द्वारा देखिएगा। सूर्य के जो बाहर भाग होता है, बाहर का जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं आप कोरोना। कोरोना नहीं, कोविड-19 नहीं, कोरोना इसको बोलते हैं आप कोरोना। सूर्य के जो बाहर वाला भाग होता है, जो भाग, इस तरह का भाग जो दिखाई पड़ता है, सूर्य का भाग जो दिखाई पड़ता है ना, जिसका अध्ययन करने के लिए आदित्य 11 मिशन भेजा जा रहा है। भेजा जाना था 2020 में, हम लेट हो गए, भेजा जाएगा, है ना, कोरोना का अध्ययन करने के लिए। वो बाद की बातें हैं, आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए, इसका अध्ययन करने के लिए, यानी जो सूर्य का वह भाग, जो बाह्य भाग होता है ना, जो दिखाई पड़ता है किसी लेंस द्वारा देखने पर, जो दिखाई पड़ता है, एक प्रकार की रिंगनुमा प्रकाश दिखाई पड़ता है, इस भाग को ही हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। चलिए, अच्छा, सूर्य क्या है? एक प्रकार का, सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्या तारे की जीवन अवधि होती है? हाँ, सूर्य की भी जीवन अवधि है लगभग 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष। और वर्तमान में कितनी है? 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, सूर्य अपनी जो आयु है वो लगभग 5 वर्ष पूरी कर चुका है, और 5 अरब वर्ष और बचे हुए है। 5 अरब वर्ष के बाद इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। सूर्य के पास जितनी ऊर्जा थी,
हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित होता रहता है वो धीरे धीरे यह क्रिया नाभिक के चलने की क्रिया रुक जाएगी और इस प्रकार यह तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समझे? ये तारा भी, लेकिन अभी 5 अरब वर्ष है। एक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो लगभग कितनी है? 67 दशमलव कुछ वर्ष। समझ में आया? वो कितनी? इतने साल तक एक व्यक्ति जीता है भारत में। जापान में तो बहुत ज़्यादा जीता है, 89 तक। 10 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे बताइए। और बताइए, जो सूर्य आप देखते हैं ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब तक पृथ्वी पर पहुँचता है तो इसे पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितने मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसे पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, ब्रह्मांडीय दूरी को किस में मापते हैं? ब्रह्मांडीय दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में। क्या इससे बड़ी कोई दूरी मापने की इकाई होती है? जी हाँ, होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। ब्रह्मांडीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष, ये लाइट ईयर होते हैं। एक पारसेक में 3.6 लाइट ईयर होते हैं। यानी ब्रह्मांडीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष न जाते हुए आप पारसेक भी कह सकते हैं। पारसेक और प्रकाश वर्ष, ये चाहे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत ही कम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, है ना। इस तरह ये 3 इकाई हमने आपको बताई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इकाई अगर आप जाइएगा तो आप जाइएगा किसके साथ? पारसेक। तो पारसेक भी एक प्रकार की दूरी मापने की इकाई है। समझे? सॉरी। तो इस तरह अभी आपने मेरे साथ सूर्य का अध्ययन किया। किसका? सूर्य का अध्ययन किया। सूर्य का व्यास, ये देखिए, ये सूर्य आप जो देखते हैं, अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास है 13,92,000 करोड़ किलोमीटर। अगर सूर्य के व्यास की बात करें, किसी भी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको छोटी छोटी जानकारी पता होना चाहिए। इसका जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना है। यानी ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी का आयतन, इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य का आकार कितना बड़ा है। ये सभी फैक्ट इसलिए बताए जा रहे हैं आपको। अगर हम बात करें सूर्य के द्रव्यमान की, तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। जी हाँ, 3,32,000 गुना, 3,32,000 गुना, 3,32,000 गुना है। मैंने कहा सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। अंदाज़ा लगा सकते हैं सूर्य का आकार कितना बड़ा होगा। समझे? और सूर्य के अंदर लगभग 71% हाइड्रोजन और 26% 71% हाइड्रोजन और 26% हीलियम पाया जाता है। और 1.5% लगभग 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक अगर सबसे अधिक मात्रा में सूर्य के पास अगर कोई चीज़ है तो वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जल का निर्माण करता है। और आपने सुना होगा, मैंने कहा जब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो H2O का निर्माण होता है, जल जिसे बोलते हैं। और जहाँ जल होगा वहीं जीवन होगा। आपने भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा, जल ही जीवन है। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? अगर आप पृथ्वी पर जीवन संभव है तो इसका कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इसका कारण सूर्य पर पाए जाने वाला हाइड्रोजन है। आज आप पृथ्वी पर जो पेड़ पौधों का तेज़ी के साथ विकास देख रहे हैं, मनुष्य का विकास देख रहे हैं, मनुष्य अपना लगातार विकास करता जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो अप्रत्यक्ष रूप से जो कारण है वो सूर्य पर पाए जाने वाला मुख्य रूप से हाइड्रोजन है। समझे? और सूर्य पर होने वाले हाइड्रोजन
किस तरह हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, ये हमने आपको पहले बताया था जब आपको तारों का विकास बताया था। क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। हमारी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, जिसमें से एक है सूर्य। जो सूर्य है वो आकाशगंगा की, हमारी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा की दूसरी भुजा में स्थित है। कौन सी भुजा में? दूसरी भुजा में। कौन सी भुजा में स्थित है? दूसरी भुजा में। सूर्य को हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, यानी सूर्य भी गति करता है। सूर्य 2 प्रकार की गति करता है, एक तो आकाशगंगा में घूमता है और ये दूसरा जो सूर्य होता है ये अपने भी अक्ष पर घूमता है। जैसे एक तरबूज लीजिए और उसके अंदर एक रोड घुसाकर इसे ऐसे घुमाइएगा, इस तरह की जो गति होती है उसे बोलते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, परिक्रमण मतलब दूसरे के चारों ओर घूमना, समझे? तो इस तरह जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर कितना घूमता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये छोटी मोटी स्पीड नहीं होती। आज हमने सूर्य से संबंधित कुछ अनेक प्रकार के फैक्ट आपको निकाल कर दिए जो दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और आप इतने फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम आराम से शांति के साथ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी जब हम अध्ययन कर रहे होंगे इस ग्रहों का, इनका क्रम किस तरह पेपर में पूछा जाता है, कौन कौन से ग्रहों की क्या क्या खास बातें, ग्रह कहते किसे हैं, है ना, ये सब बात करेंगे। आज हमने सोलर सिस्टम की बात की, कल हमारा चैप्टर नंबर 5 बदल चुका होगा। जितने भी छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा इतना ही आपको बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप नहीं तो 1 घंटे का वीडियो देखकर आप पढ़ नहीं पाएंगे, ना ही आपकी कैपेसिटी है। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।